Hello, my dear students. Welcome back to APIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 10th हिंदी विषय के अंतर्गत में हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य, काव्य और संस्कृत तीनों जो ग्रुप हैं, जो तीनों खंड हैं, उन पर आधारित प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से यहाँ से इन पाठों से आपके जो यूनिट टेस्ट है फर्स्ट, उसमें प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार के आएंगे और आपको किस प्रकार से उनको हल करना होगा, ये आज मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रिवीजन वर्क लिखा है, पुनरावृत्ति लिखी हुई है। रिवीजन और पुनरावृत्ति का मतलब यही होता है जो पाठ पढ़ाए गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में, जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, उनकी पुनरावृत्ति कराना है, उनका रिवीजन कराना है, उनके विषय में जानना है कि हमारे यूनिट टेस्ट में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उन्हें किस प्रकार से हल करेंगे। तो थोड़ी समस्या, ये कठिन समस्या है आपके लिए, क्योंकि पहली बार यूनिट टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होने जा रहा है और ऑनलाइन होने जा रहा है। थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन अगर आप सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, तो निश्चय ही आप इसको अचीव कर पाएंगे और आपका जो टेस्ट है वह अच्छा जाएगा, अधिक से अधिक मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपको जो पाठ्यक्रम बताया गया है उस पाठ्यक्रम का सम्यक अध्ययन आपको करना है। आपको जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें अगर गद्य की हम बात करें, पहले काव्य की बात कर लेते हैं। काव्य की बात करें तो उसमें सूरदास आएगा, सूरदास के जो पद हैं उनसे आएगा। और गद्य की उसके बाद इसमें एक चैप्टर और है, एक जो तुलसीदास है, तुलसीदास का जो काव्य है धनुष भंग, उससे ये प्रश्न बन सकते हैं। गद्य में अगर हम देखें तो गद्य में हमारा एक ही चैप्टर है जिसका नाम मित्रता है, मित्रता से बनाया जा सकते हैं। और संस्कृत में एक पाठ दिया गया है, वाराणसी पाठ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आज जो हम आपको बताएंगे वह गद्य, काव्य और संस्कृत से संबंधित प्रश्नोत्तर का रिवीजन कराएंगे। और अगले वीडियो में हम इस पर आपके 10th क्लास में जो भी व्याकरण आपके सिलेबस में है, यूनिट टेस्ट फर्स्ट से संबंधित सिलेबस है, उस पाठ्यक्रम का रिवीजन कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आपने देख लिया आपका पाठ्यक्रम, सूरदास, तुलसीदास, काव्य में, गद्य में मित्रता और संस्कृत में वाराणसी नामक पाठ से आपके पाठ्यक्रम में आएगा। और इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम काव्य के प्रश्नों को लेते हैं। काव्य के प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं? अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ इस पाठ की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है, जैसे इसमें आ गया कि रीतकाल के कवि कौन नहीं है। पहला प्रश्न है, रीतकाल के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर जो है वो आपके विकल्प दिए होंगे, क, ख, ग और घ। 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्पों में से जो उत्तर सही नहीं होगा, यहाँ हमें ध्यान रखना है इसमें से कौन नहीं है। नहीं आएगा तो यहाँ पे नहीं ढूंढना है, अगर यहाँ पे कौन है तो उस प्रकार से हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आ रहा है
सूरदास, सूरदास लिखा होगा, आ सकता है यहाँ पे तुलसीदास, सूरदास हो गया। और उसके बाद फिर आ गया यहाँ पे केशवदास, केशवदास आ गया। उसके बाद फिर इसी में अगला विकल्प है घनानंद, घनानंद। और अगला है बिहारी लाल, बिहारी लाल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, रीतिकाल के कवि इनमें से कौन नहीं है। तो हम देखेंगे कौन नहीं है। हम सूरदास को देखते हैं, तो सूरदास में देखने के बाद हमें ये लगता है कि सूरदास जो है वे भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? भक्ति काल के, भक्ति काल के कवि हैं। जब हम केशवदास को देखते हैं तो ये रीतकालीन कवि हैं, ये रीतकाल के कवि हैं। और घनानंद भी रीतकाल के कवि हैं और बिहारी लाल भी रीतकाल के कवि हैं। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा, प्रश्न कह रहा है इनमें से रीतकाल का कवि कौन नहीं है, तो सूरदास जी रीतकाल के कवि नहीं है। तो हम यहाँ पर हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वह सूरदास हो जाएगा, क्योंकि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, रीतकाल के कवि नहीं है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों का अगर थोड़ा सा हम सजग रहेंगे तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे, हमारे प्रश्न सही होते चले जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की दुर्गुप्ता का आपको सामना, कठिनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अगर इनमें से एक प्रश्न और बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रश्न आ जाता है कि अगला प्रश्न है प्रमुख छायावादी कवि कौन, प्रमुख छायावादी कवि कौन है। अब यहाँ पे आ गया छायावादी कवि, यहाँ पे हम पहला विकल्प का के रूप में दे दे, का के रूप में होगा और उसमें हम विकल्प रख देते हैं छायावादी कवि। यहाँ पे हम अज्ञेय, अज्ञेय लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे निराला लिख देंगे। उसके बाद गा खंड में हम लिखेंगे भगवती चरण वर्मा लिख देंगे, भगवती चरण वर्मा। और अगला लिख देंगे घा खंड त्रिलोचन, क्या लिख देंगे? त्रिलोचन। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रमुख छायावादी कवि कौन है। तो हम यहाँ देखते हैं अज्ञेय जो है ये प्रगतिवादी कवि है, भगवती चरण वर्मा ये भी प्रगतिवादी कवि हैं, और त्रिलोचन जो हैं वे साठोत्तरी कवि हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अज्ञेय नहीं हो सकते, भगवती चरण वर्मा नहीं हो सकते, त्रिलोचन नहीं हो सकते। यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? निराला, निराला छायावादी कवि है। तो यहाँ पे आ जाएगा निराला, जिन्हें हम कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार से प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से आ सकते हैं, कौन सा छायावादी कवि है और कौन सा छायावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ये आ गया। और इसमें विकल्प के रूप में दे दिया गया रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ पे उत्तर का में आ जाएगा निराला। उसके बाद आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल।
रामचंद्र शुक्ल आ गया। उसके बाद फिर गा खंड में आ गया प्रेमचंद आ गया। उसके बाद घा खंड में आ गया इंसा अल्लाह खां आ गया। ये आ गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है। यहाँ पर हमें देखने से पता चलता है निराला की ये कहानी तो नहीं हो सकती। रामचंद्र शुक्ल ने भी ये कहानी नहीं लिखी, प्रेमचंद जी ने भी ये कहानी नहीं लिखी। तो ये कहानी किसने लिखी है? इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। तो इस प्रकार से जो हिंदी साहित्य का इतिहास दिखाया गया है उनमें से ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में से जो विकल्प सही होगा उसके सामने कोई एक बॉक्स दिया रहेगा या यहाँ पर भी एक बॉक्स हो सकता है। उस बॉक्स में आपको प्रेस करना है, क्लिक करना है, वो आपका सही हो जाएगा और सही होकर उसे आपको सबमिट कर देना है। वो सही का टिक लगा देना है तो अपने आप उसमें आपका +1 नंबर ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसमें से काव्य की बात करें, अगर पाठ की बात करें तो यहाँ पर हम ये प्रश्न बता सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है कि जैसे इसमें पूछ लिया गया कि पहले जो पाठ्यक्रम में है सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो आप इसमें यहाँ पे विकल्प वही जिस प्रकार से बताया दिए रहेंगे का, गा और घा। इस प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे। उनमें से स्थान का नाम दिया रहेगा। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न होगा। और इसमें बहुविकल्पीय जो उत्तर होंगे वे दिए गए होंगे और उनमें से आपको सही का निशान, सही जगह सही का निशान आपको लगाना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा होगा काशी लिखा होगा, यहाँ पे आगरा लिखा होगा, यहाँ पे मथुरा लिखा होगा और यहीं पर आपको मिल जाएगा इलाहाबाद भी लिखा होगा। लेकिन जब आपको पता होगा इनका जीवन कहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ से इनका जीवन आरंभ हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि इनका जो जन्म है रूनकता, इनका जो जन्म है वो रूनकता नामक ग्राम में यहाँ पे पड़ता है, रूनकता पड़ता है, रूनकता स्थान है, ये पड़ता है मथुरा में, यह स्थान मथुरा में पड़ता है। तो विकल्प आपका गा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनके जीवन परिचय को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इनका जन्म स्थान पढ़ना है, इनकी रचनाएं पढ़ना है। और इसमें से प्रश्न ये भी बनाया जा सकता है कि तुलसीदास रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर विकल्प आ सकते हैं, देख लीजिए। ब्रज भाषा, पहाड़ी भाषा और गा खंड में बिहारी भाषा, कौन सी? बिहारी भाषा। और घा खंड में आ सकता है अवधी भाषा। तो आप अगर इनके जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है तो निश्चय ही आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा
और इसमें जो भी सही विकल्प होगा रामचरितमानस के रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी भाषा है। अवधी भाषा में ही रामचरितमानस की रचना हुई है और अवध क्षेत्र में ये रचना हुई है। अवध क्षेत्र में निवास करने के कारण, वहाँ की बोली भाषा जानने के कारण इन्होंने अवधी भाषा में इसकी रचना की है। अवधी भाषा में रामचरितमानस की भी रचना होती है और अवधी भाषा में ही यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत की भी रचना की है। ध्यान रखिएगा, पद्मावत की भी रचना इन्होंने अवधी भाषा में की है। तो ये भी अवधी भाषा में रचित मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ये भी अवधी में लिखी गई है। और इसी प्रकार से और भी प्रश्न बन सकते हैं रामचरितमानस के अलावा, और इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक विकल्प सही होगा, उसी के सामने आपको सही का निशान लगाना रहेगा। अब इसके अलावा एक प्रश्न इसमें और देख लेते हैं। जैसे पूछ लिया गया सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो यहाँ पर विकल्प रूप में फिर वही दिया रहेगा। 4 प्रकार के विकल्प रहेंगे, तो इसमें रहेगा रामानंद, नरिहर दास, वल्लभाचार्य और चौथा रहेगा, चौथा किसी प्रकार का भी पूछा जा सकता है कि शेख नबी। किस प्रकार से, कौन से सूरदास जी के गुरु थे या सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। तो आप जानते हैं रामानंद जो नाम था, रामानंद किसके गुरु थे, ये कबीरदास के थे। कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे। शेख नबी ये भी कबीरदास के गुरु थे, ये भी कबीरदास के गुरु ही थे। उसके बाद फिर आता है नरिहर दास, ये तुलसीदास के गुरु थे, तुलसीदास के गुरु थे। ये सारी चीजें हमें जानना आवश्यक है। और वल्लभाचार्य जी जो थे वे किसके गुरु थे, सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इस प्रकार से ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। इनका प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो है इनके उत्तर खोजना बहुत कठिन नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इनका विकल्प, इनका उत्तर आप अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके अलावा एक जो गद्य का चैप्टर बचा हुआ है, गद्य में चैप्टर है आपके पाठ्यक्रम में मित्रता। तो मित्रता देखेंगे, मित्रता पाठ को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की मित्रता हमें हानि नहीं पहुंचाती या किस प्रकार की मित्रता हमारे लिए अच्छी होती है, और मित्रता की आवश्यकता कब होती है। जब हम छात्र जीवन में होते हैं तो अत्यधिक मित्रता की आवश्यकता होती है, और किस प्रकार के में हमारे जीवन में, किस प्रकार से हमारे जीवन में मित्रता काम आती है और किस प्रकार से हमें सहारा देती है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ मित्रता के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल, इनके जीवन परिचय को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल से प्रश्न बन सकते हैं कि इसमें से प्रश्न ये बन सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं, जैसे पूछ लिया गया चिंतामणि के रचनाकार
रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपको, अगर आप चिंतामणि पढ़े हैं, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़े हैं, तो आप निश्चय ही ये बता देंगे, या आ गया इनका एक और रचना है, अगर आ गई रस मीमांसा, रस मीमांसा, इस प्रकार से ये रचना भी आ गई कि ये किसकी रचना है। तो यहाँ पर विकल्पी रूप में दिया रहेगा इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद यहाँ पे प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो आपको पता है कि चिंतामणि और रस मीमांसा के जो रचनाकार हैं वे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प के सामने, सही विकल्प में ही आपको सही का निशान लगाना होगा। आपका जो विकल्प है सही हो जाएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको ऐसे ही तैयारी करना है, आपको बुक भी रीड करनी है, जो चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में उनको भी पढ़ना है, जो जीवन परिचय है उनको पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना है। इन सारी चीजों को अगर आप पढ़ लेंगे तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न और है, यहाँ पर हम आपको बता दें, सरस्वती पत्रिका का संपादन, या यहाँ पे यूं कह लें संपादक हैं, यहाँ पर महावीर दिया जा सकता है, महावीर प्रसाद जी। उसके बाद और विकल्प महादेवी वर्मा। उसके बाद इसी में प्रेमचंद, उसके बाद जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सरस्वती पत्रिका का संपादन है, सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो यहाँ पे सही के सामने सही विकल्प यहाँ पे निशान लगा देंगे तो ये आपका प्रश्न सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हंस, माधुरी, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका है या कव्य सुधा है। इन पत्रिकाओं के संपादक जो है आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और आज आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं और किस प्रकार से इनका हमें सही विकल्पों को चुनना है और इनका सही उत्तर किस प्रकार से देना है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक जो आपके गद्य के काव्य के जो चैप्टर थे, और हाँ, वाराणसी में पाठ से बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपको याद करना है। और जो उसमें शब्दार्थ हैं वो उसमें से पूछे जा सकते हैं शब्दार्थ, और ये भी पूछा जा सकता है वाराणसी किसके किनारे स्थित है। तो अगर आपको पता होगा गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, नर्मदा के किनारे, गोदावरी के किनारे, तो आप जानते होंगे तो सही के सामने, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगा देंगे और आपका प्रश्न जो है सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये गद्य के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे इस प्रकार से बन सकते थे, बताए गए। अगले वीडियो में हम जो ग्रामर से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, ग्रामर से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, उनको बताने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, रिवीजन करते रहें, अच्छे से अच्छे रिवीजन करते रहें, अच्छे से और
अच्छे अंक लाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।